सेमेस्टर 5 की न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक का चैप्टर 5 हमने स्टार्ट कर रखा था। प्रोबेबिलिटी, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस, इवेंट, नल इवेंट, श्योर इवेंट, कंपाउंड इवेंट, सिंपल इवेंट, फेवरेबल इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स और एडिशनल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी वाला जो टॉपिक आपकी बुक में दे रखा है ये हम पहले कर चुके हैं। इस चैप्टर की मैं थोड़ी छोटी छोटी वीडियोस बना रही हूँ, एक टॉपिक पे एक वीडियो, बेशक वो 4 मिनट की बने या 5 मिनट की। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। तो देखो, अगर कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है और उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के एसोसिएटेड 2 इवेंट हैं ए और बी। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इवेंट क्या होता है, बता चुकी हूँ। तो सीक्वेंस में वीडियोस देखना तो क्लैरिटी बहुत आसानी से आपको हो जाएगी, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, ठीक है। तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के एसोसिएटेड अगर 2 इवेंट्स हैं ए और बी, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, उसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज़ अकर्ड। तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के एसोसिएटेड ए और बी 2 आपके इवेंट है और बी इवेंट हो चुका है, उसके बाद ए इवेंट के अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो एक कंडीशन है ना आपके पास कि बी हो चुका है, ए के होने की प्रोबेबिलिटी ये बता दो, तो इसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और इसको हम डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। आपको फॉर्मूले में दिख रहा होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के बाद एक लाइन लिखी है कि इट इज़ डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब इवेंट बी ऑलरेडी अकर हो चुका है, ठीक है। तो क्या होता है वो फॉर्मूला देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू ए एंड बी अपॉन में नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू बी। फॉर्मूला है, याद करना है, अच्छे से समझ लो। तो नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू बी यानी कि बी इवेंट का जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट है, ठीक है। और नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू ए एंड बी, एंड के जगह हम इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं। तो नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू ए एंड बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी, यानी कि बी इवेंट हो चुका है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी है ए इवेंट की। सिमिलरली अगर मैं लिखूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए, इस केस में क्या है कि ए इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है और प्रोबेबिलिटी बतानी है कि बी इवेंट की, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बी, वो बतानी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए का नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू ए एंड बी अपॉन में नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू ए। तो ए एंड बी यानी कि एंड है तो इंटरसेक्शन, तो न्यूमिनेटर में आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए। तो नीचे डिनोमिनेटर में वो आता है जो इवेंट पहले अकर हो चुका है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी निकालने का एक फॉर्मूला और होता है, वो है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो नॉन ज़ीरो है, डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो होता है फ्रैक्शन में, ठीक है। अब देखो कैसे आया ये फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी मैंने बताई थी, वो होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी सेट अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, राइट। अब न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी सैम्पल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखो न्यूमिनेटर में क्या बन गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, और ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया। तो 4 फार्मूले हैं बेसिकली जो आपको याद करने हैं, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी के 2 फार्मूले और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए के 2 फार्मूले, जहाँ पे जो डिनोमिनेटर है बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो नॉट इक्वल टू 0 है। फिर एक ये रिमार्क दे रखा है, इसको देख लो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए स्लैश बी इज़ मीनिंगफुल only if probability of b is not equal to 0. Likewise, probability of b slash a is meaningful only if probability of a is not equal to 0. वही बताया ना, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का टॉपिक आई होप समझ में आ गया होगा। फॉर्मूलेज याद कर लेना, 4 फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं।